देश में एक बार फिर से चुनावों का बिगुल बज चुका है और इस बार चुनावों की रणभेरी वो जगह है जहां पर चुनाव के लिए राजनीति के लिए हद होती ही नहीं है। वो चाहे खूनी संघर्ष से गुजरे या चाहे खराब से खराब पॉलिटिक्स से गुजरे, सब कुछ वहाँ पे किया जाता है। उस रणभेरी में अब किसका नंबर बड़ा होगा? क्या बीजेपी बंगाल में झंडे गाड़ पाएगी या ममता दीदी जो है वो सब हथकंडे अपना कर फिर से आगे जाएगी? क्या कुछ होगा उस पर बात करेंगे और बात करेंगे देश और दुनिया में चल रही युद्ध की स्थितियों पर भी। इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ है राजनीति के वो चाणक्य जो राजनीति के साथ साथ वैश्विक स्तर पे जो कुछ भी चल रहा है उस पर कड़ी निगाहें रखते हैं और अपने अतुल्य अनुभव के साथ वो सारी चीज़ों पर अपनी बहुत ही एक्सपीरियंस टिप्पणी देते हैं। मेरे साथ हैं राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और भाजपा के वरिष्ठतम नेता चंद्रराज्य सिंह भी। सर, जिस तरह से बंगाल चुनाव का बिगुल बज चुका है और बंगाल का चुनाव हर बार ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। बीजेपी पिछले कुछ चुनावों में कुछ पायदान तो आगे बढ़ी लेकिन जीत के शिखर से अभी भी दूर है। क्या लगता है इस चुनाव में कुछ हो पाएगा? मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि इस चुनाव में कौन जीतता है कौन हारता है। और मैं आपसे भी कहता हूं, हार जीत चुनाव में होती आई है। सवाल ये है कि किसके जीतने से क्या होगा, बंगाल का क्या होगा। भाजपा जीतते तो क्या होगा, दीदी जीतते तो क्या होगा। इस दृष्टिकोण को तुलनात्मक रूप से आप पढ़ो तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, पिछले 10 साल ममता के राज में बंगाल हो गया कंगाल। और अब अगर कोई हालत के अंदर ममता जाती है और भाजपा आती है तो मैं मानता हूं कि बंगाल के लिए खुद किस्मती होती है और तकदीर फिर चमक जाती है। 10 साल में बंगाल कहां से कहां पहुंच गया। धंधे गए, धंधे वाले गए, सारे कॉरपोरेट सेक्टर चला गया। जिस बंगाल के ऊपर सबसे ज्यादा कॉरपोरेट का हाथ बैठता था वो खत्म हो गया। कॉरपोरेट भाग गए, ज्यादा ज्यादा कॉरपोरेट बंगाल छोड़ करके गुजरात चले गए, पंजाब चले गए। इन सब बातों को देखते हुए अगर गुजराती लोग, बंगाली लोग अपने दिमाग को खोल कर सोचेंगे तो ममता की जीतने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। बंगाली लोग केवल वहाँ नहीं है सर, उनके साथ साथ जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या है। आप सही बात कह रहे हो। बांग्लादेश के साथ के अंदर रोहिंग्या ने जो नॉनसेंस करी है, इसको टॉलरेट करना भारत का अपमान है। क्या मांगते हैं इस हिंदुस्तान के अंदर ये रोहिंग्या? उनको प्रमोट करती है ममता ने। उन लोगों को प्रमोट किया है जिनको देशद्रोही की श्रेणी में डाला जा सकता है। वोट बैंक भी तो है। क्या है उनका वोट बैंक भी? वोट, ऐसे वोट बैंक को तो बैन कर देना चाहिए था। क्या है इनका वोट बैंक? मैं आपसे कहता हूं कितना भी चुनाव कर लो, बंगाल अगर अब कंगाल होने से बचेगा तो भाजपा के आने पर ही बचेगा। ममता जाएगी और भाजपा आएगी, ये मैं आपसे कह रहा हूं। अब आप देखो, लोगों के मन में आ गया। मेरे यहाँ बंगाली 10 आदमी मेरे यहाँ नौकरी करते हैं, वो वोट देने के लिए जा रहे हैं। मैं तो क्यों जा रहे हो भैया, गरीब लोग हो? बोले हम तो भाजपा को वोट देंगे। भाजपा की इज्जत बढ़ी है बंगाल में, अमित शाह ने भाजपा की इज्जत बढ़ाई है। वहाँ पर तो सीधा हिसाब है, 2300 साल पहले इस देश में चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी पैदा हुई थी जिसने नवनवस का विनाश किया था। वो 2400 साल बाद फिर अमित शाह और मोदी उसी जोड़ी के रूप में आए हैं। बंगाल को निहाल कर देंगे, ममता को बेहाल कर देंगे। हिंदुस्तान में हिंदुत्व का राज आएगा, धर्म का वर्चस्व होगा, बंगाली समझ जाएंगे। बंगालियों के साथ जो बाहर से लोग आए हैं वे या तो भाग जाएंगे अथवा वे भी समझ जाएंगे कि सनातन का विरोध करके इस देश में कोई रह नहीं सकता। सर, जो पूरी दुनिया भर में चल रहा है उसे बंगाल भी देख रहा है, भारत के दूसरे क्षेत्रों में लोग भी देख रहे हैं कि किस तरह से जिस स्टेट ऑफ हार्मूज के लिए दुनिया लड़ती थी वहाँ से भारत के शिप्स आराम से भेज दिए। आप बधाई दीजिए नरेंद्र मोदी को। आज हिसाब से देखा जाए, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई होती है, मोदी कहता पीस।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई है, मोदी कहता है पीस। इजराइल और ईरान की लड़ाई है तो मोदी कहता है पीस। इन सब स्थिति को देख करके इस देश में पीस का प्रतीक कौन है? नरेंद्र मोदी। और अगर वो पीस का प्रतीक है तो नोबेल लॉरेटी का भी हकदार वही है। लोग तो लड़ते रहते हैं। मोदी का खेल देखो आप, बाएं हाथ में ईरान राजी, दाहिने हाथ में इजराइल राजी, कोई किसी का काम आता है। मोदी ने इस देश के लिए जो किया और जो मोदी कर रहा है, जो मोदी की करने की क्षमता है राष्ट्रभक्ति के लिए, राष्ट्र के लिए, और ये छोटी छोटी बातें हैं। मोदी के रहते हुए ये देश न किसी का दुश्मन है, न किसी का बैरी है, सर्वों का दोस्त है। कितनी बड़ी बात है ये। और इसके बारे में कांग्रेसी बकबक करते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। वो समझते ही नहीं कि दोस्ती क्या होती है। मोदी जी ने पार्लियामेंट में एक चीज़ कही कि देश को अब युद्ध की स्थितियां जो हो रही है उससे निपटना होगा, और कोरोना जैसा संकट जो है उससे हम निपट गए तो इससे भी निपटना होगा। लेकिन विपक्ष ने उसको इस तरह से परोसा उस बात को कि वापस लॉकडाउन लगने वाला है, ये सब कुछ होने वाला है। कौन सा विपक्ष और कैसा विपक्ष? बताइए ना मुझे, ये कोई विपक्ष है? जो विपक्ष यही नहीं जानता कि देश की परिभाषा क्या है, जो विपक्ष यही नहीं जानता कि हिंदुस्तान की परिभाषा क्या है, वो विपक्ष यही जानता कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है, जो विपक्ष यही नहीं जानता कि सेना शक्ति क्या होती है, जो विपक्ष जानता ही नहीं कि देश क्या है, वो क्या मोदी को पहचानेगा? वो अमित शाह को जानेगा? अमित शाह की जोड़ तोड़ और मोदी की ठोक पीट विरोधियों को ठीक कर देगी। आने वाले चुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, नाम तक नहीं रहेगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। मोदी के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में राज आना करीब करीब तय। आसाम में आएगा तो आश्चर्य नहीं होगा, पर जब मोदी में आएगा तो विश्व आश्चर्य करेगा। आज पूरी दुनिया में हर तरह का संघर्ष होता है। किसी ने नहीं कहा कि भारत खराब है। भारत का कौन सा काम रुका? जिस ऑपरेशन सिंदूर में क्या हमारी मदद इजराइल के दोस्तों ने नहीं की? यहाँ पर लड़ाई हो रही है तो क्या हमारे जहाजों को हॉर्मुज़ से निकालने के लिए परमिशन नहीं दी? हर काम भारत का जो होना चाहिए। जब मोदी से पूछा गया था कि आपकी राजनीति क्या है, कि मेरी राजनीति भारत है, भारत है, भारत मेरा देश है। इससे बढ़िया जवाब क्या देते? कांग्रेसियों को तो आपकी राजनीति क्या है, तो सत्ता है, लूट है, खसोट है, धोखाधड़ी है। ये नहीं बैठ सकता। इसलिए मैं कहता हूँ भगवान करे इस देश के अंदर मोदी चिरायु रहे और इस देश को मोदी ताकत देता है। मोदी ने इस देश को ताकतवर भी बनाया है, गुलाम नहीं है। आग उठा करके देखे तो सही, किसकी हिम्मत है, किसका हौसला है ही नहीं। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, बंगाल में जीत हाथ इम्पोर्टेंट नहीं है। सवाल ये कि बंगाल का आदमी का है, बंगाल का उद्योगपति का है, बंगाल का कॉर्पोरेट सेक्टर का है, बंगाल का विकास क्या है, बंगाल की उत्पत्ति क्या है। हावड़ा ब्रिज के चारों जो बंगाल का शौर्य था वो कहाँ चला गया है? बंगाल का संस्कृति कहाँ गई है? बंगाल का भारतीयता कहाँ गई है? बंगाल का साहित्य कहाँ गया है? बंगाल का रविंद्रनाथ कहाँ चला गया है? सुभाष चंद्र बोस कहाँ चला गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है, और इनकी जगह हिरांगी आ गए। डूब मरने की बात है। मैं भारत के इस अपोजिशन को धिक्कारता हूँ कि जो मोदी को समझ नहीं पाता, जो देश को समझ नहीं पाता, जो बंगाल के विकास को नहीं समझता है, बंगाल के प्रसार को नहीं समझता है, बंगाल के प्रस्ताव को। इसके कारण मैं कह रहा हूँ, अगर बंगाल में वही स्थिति रहती जो ममता के आने के पहले थी तो आज बंगाल चमक रहा होता। आज बंगाल चमक नहीं रहा है। आज तो बंगाल परेशान है। बोलते नहीं है बंगाली, मन में तो जानते ही है कि उनका वैभव कहाँ गया, उनकी संपत्ति कहाँ गई, उनका रुद्र कहाँ गया, उनकी संस्कृति कहाँ गई, उनका इतिहास कहाँ गया। इसलिए ये चुनाव में भारत और देश के लिए और बंगाल की जनता के लिए, बंगाल की धरती के लिए किसी भी हालत में एक बार ममता को जाना चाहिए और भाजपा को आना चाहिए। तो यही यक्ष प्रश्न है आज की पूरी बातचीत का कि मोदी बनाम ममता बर्बाद बंगाल को संभालेगी किसकी क्षमता। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। देखते रहिए संवाद।
मुद्दों पर बेहतरीन बोल सकते हो आप, लेकिन आपके सोशल मीडिया पर उन वीडियोस को कोई देखता ही नहीं, देख भी ले तो विश्वसनीयता नहीं मिलती। अब आपके वीडियो को पूरा राजस्थान और पूरा देश देखेगा जब उसे 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल न्यूज चैनल दिखाएंगे। इंस्टा, फेसबुक पर 4 लाख से ज्यादा लोग उसे देखेंगे और न्यूज चैनल की विश्वसनीयता उसके साथ आपको मिलेगी। न्यूज एंकर के साथ स्टूडियो में पॉडकास्ट हो या बिजनेस को लाखों लोगों तक पहुंचाना हो, जुड़िए लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों की रीच वाले चैनल से जुड़ने के लिए आज ही व्हाट्सएप करो 9549700549 पर।